संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के 24 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। ये पूरा संबोधन महिला आरक्षण बिल पर केंद्रित रहा। पीएम की बड़ी बातों को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा नारी शक्ति की लड़ाई जो कल संसद में चल रही थी आज कैसे सड़क पर आ गई। मित्रों, कल तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था, लेकिन महिला आरक्षण बिल गिराए जाने के बाद आज सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है और विपक्ष जवाब दे रहा है, या समझिए सफाई दे रहा है। आज आप जानेंगे देश की आधी आबादी किसके साथ है और किसके खिलाफ है, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें एक बार फिर सुननी चाहिए। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री आज इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे थे। कल जब बिल गिर गया तो विपक्ष के सांसद मेज पीट रहे थे। आज पीएम ने इसे नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट बताया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। मित्रों, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिल पास न होने के लिए क्षमा मांगते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने दलहित को देशहित से बड़ा माना, इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। और मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो तय है कि बीजेपी इस पूरे मामले को अब सड़क तक लेकर जाने की तैयारी में है। इलेक्शंस नजदीक है, कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये? निश्चित रूप में राहुल, मैं जैसा कि पहले ही बता रहा था कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी जमीन का मुद्दा बनाना चाहती है और ये घर घर तक ले जाएगी और आज इसके इरादे साफ हो गए। कल से ही आप देखिए, गृह मंत्री जब अमित शाह ने एक अपना ट्वीट किया और उसके बाद आज बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और उनके भाषण से साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को देश हित से वो जोड़ रहे हैं और देश हित के दल हित से ज़्यादा देश हित होता है। और लेकिन विपक्ष के सभी दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो, सबको परिवारवादी पार्टियां और परिवार से जोड़कर उन्होंने आरोप लगाए। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत आगे ले जाने वाली है
इस चुनावों में इसका सबसे ज़बरदस्त प्रहार करने वाली है और ये बताने वाली है कि दरअसल विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। उनकी लाख कोशिश थी लेकिन महिलाओं का साथ उन्होंने नहीं दिया। वैसे राहुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कल देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर विपक्ष के लोग चाहते किंतु परंतु को निकाल दिया जाए तो सब दलों के लिए एक मौका था कि आधी आबादी को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अपनी राजनीति यहाँ पर यह भी है कि जब ये मुद्दा चुनाव में पहुंचेगा और चुनाव इस वक्त जिन राज्यों में हो रहा है, देखिए विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को सामने रखेंगी। सुबह से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे, चुनाव के वो तमाम बड़े मुद्दे जो अभी तक चल रहे थे, क्या इस मुद्दे के रहते पीछे रह पाएंगे? क्या ये मुद्दा उनसे आगे जा पाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। चुनाव में कोई एक मुद्दा ही पूरे चुनाव का वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं होता, बल्कि चुनाव में कई मुद्दों के साथ चलते हैं और हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। निश्चित रूप में एक बड़ा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मुद्दे पर बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव बचा है, इसमें स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से रखती है और विपक्षी दल भी इसका किस तरह से काउंटर करते हैं। तो ये अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में और दिलचस्प होने वाला है। नीरज, आप पहुंच रहे हैं थोड़े दिनों में उस ग्राउंड पर, उस बैटल ग्राउंड पर, उस चुनावी राज्यों में। आपसे अपडेट लेंगे और आपसे समझेंगे कि इस मुद्दे का वहां पर कितना असर हो रहा है। अब फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। अपने संबोधन के आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि आधी आबादी को मजबूत करने का संकल्प पूरा करेंगे, हमारा संकल्प अडिग है। मित्रों, बीजेपी अपने इस मजबूत संकल्प को घर घर लेकर जा रही है। अब आपको जानना चाहिए कि आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह बीजेपी विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस को घेर रही है, विपक्ष को आधी आबादी का अपराधी साबित कर रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिल पास नहीं होने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मार्च के दौरान केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से बीजेपी के सांसद, कई लोग इसमें मौजूद थे और उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सड़कों पर प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में भी हुआ। विपक्ष ने भले ही बिल को दक्षिण के हितों पर चोट बताया, लेकिन दक्षिण के दिग्गज नेता चंद्रबाबू नायडू इससे सहमत नहीं है। उन्होंने बिल पास न होने पर ईस्ट गोदावरी जिले में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। सड़कों पर उतरने के अलावा बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए उस पर वांटेड लिखा। बीजेपी की तरफ से यह भी लिखा गया कि राहुल गांधी नारी सशक्तिकरण पर भ्रम फैलाने और दोहरी राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। दिल्ली बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया। इसमें राहुल के अलावा विपक्ष के कुछ और प्रमुख चेहरों की तस्वीरों के साथ धोखेबाज लिखा गया। बीजेपी ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि देश की आधी आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है। कभी वो कहते परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते 543 पे करो। कल जो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जो जश्न मना रहे थे ना, जिसने मेज थपथपाई है कल, एक एक का चेहरा याद रखेगा ये देश। ये विपक्ष जो हर चीज पर बटा हुआ होता है, ये एकजुट सिर्फ एक ही विषय पर हुआ कि महिला को इस देश में आरक्षण नहीं देना है। जनता के सामने उनकी काली करतूतों को हम एक्सपोज करेंगे कि क्या ममता जी, क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी ये दिल से महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं। मित्रों, दिल्ली और देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने इसे बंगाल चुनाव का भी मुद्दा बनाया है। आज पश्चिम बंगाल की अपनी रैलियों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया
कि विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है। डीएनए मित्रों, राजनीति में नैरेटिव का बहुत महत्व है। अमेरिका के विद्वान नोम चॉम्स्की के मुताबिक जो नैरेटिव को नियंत्रित करता है वो राजनीति को नियंत्रित करता है। नैरेटिव की यही लड़ाई इस समय महिला आरक्षण बिल को लेकर के चल रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस अब यह नैरेटिव बनाने पर है कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया, विपक्ष ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में रोड़ा अटकाया। बीजेपी महिलाओं को बताना चाहती है कि इंडिया गठबंधन ने उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इसे रोक दिया। डीएनए मित्रों, कांग्रेस को भी पता है बीजेपी महिला आरक्षण बिल गिराने को लेकर विपक्ष के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी। ये अभियान आक्रामक होगा। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता भी बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने में लगे हुए हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महिला आरक्षण पर आक्रामक रुख अपनाया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में पेश कर रहा है। सरकार को जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के नेता भी सामने आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपने की कोशिश की। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो सभी दलों ने उसका समर्थन किया था। महिलाओं से विश्वासघात के आरोप से बचने के लिए कांग्रेस 2023 का कानून तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, और कैसे करें? महिलाओं का इस्तेमाल करके। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए, उसको अभी लागू करिए। दिल्ली में प्रियंका गांधी 2023 का कानून याद दिला रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु में इस बिल को राज्यों की ताकत कम करने की साजिश बता रहे थे। Behind the bill, the women's bill yesterday was the delimitation. And what was the idea? The idea was to reduce Tamil Nadu's representation in the Union of India, to weaken the strength of southern states, to weaken the strength. कांग्रेस बार बार यह दावा कर रही है कि यह बिल महिलाओं के हित में नहीं था। यह बिल देश के राजनीतिक ढांचे को बदलने का प्रयास था। डीएनए मित्रों, पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को महिला समर्थक बताने में लगे हैं और एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने में जुटे हैं। इसकी वजह यह है कि आज भारत की राजनीति में महिला वोटर केवल मतदाता नहीं है, बल्कि गेम चेंजर बन चुकी है। विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव तक महिलाएं अब जीत हार तय करती हैं। मित्रों, 1960 के दशक में महिला मतदाता कम संख्या में वोट डालती थी। पुरुषों और महिला वोटरों के बीच लगभग 11% का अंतर था। लेकिन पिछले 2 चुनाव यानी 2019 और 2024 में मतदान के मामले में महिलाएं आगे निकल गई। 2024 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 65.55% था, वहीं महिलाओं का जो प्रतिशत था वो लगभग 66% था। महिलाओं के इसी महत्व को देखते हुए महिला केंद्रित योजनाएं अब हर पार्टी की प्राथमिकता बन गई है। कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं ने पूरे चुनाव को बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये बनी हुई है कि भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मौजूदा लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी केवल 14% है, जबकि विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व केवल 9% है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। महिलाओं के वोट को तो महत्वपूर्ण मान लिया गया, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को भी अहम मानना उतना ही जरूरी है।